Hello and welcome to this amazing platform of View Education. आज हम बच्चों क्या नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है किसका, फिजिक्स वर्ल्ड का। तो आज हम खत्म करने वाले हैं किसको, फिजिक्स वर्ल्ड को। पहले हमने थोड़ी इंट्रोडक्शन देखी थी, ठीक है। चीजें साइंस के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, बहुत सारी चीजें साइंस के रिलेटेड हमने पढ़ी थी। आज हम फिजिक्स बारे में चीजें पढ़ेंगे, तो आज ही हम इस चैप्टर को एंड भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप हमारे साथ जुड़िए, नोट्स बनाते रहे, अपने हाथों से अपने नोट्स बनाते रहे। वो सबसे बेटर होते हैं जो बच्चा अपने हाथ से नोट्स बनाता है ना, उनमें रिवीजन करना भी बहुत आसान होता है और वो याद भी बहुत अच्छी से हो जाती है। ठीक है, तो हमारा फोकस जो है वो 95 प्लस है। तो हमारे साथ आप रहिए, इंशाल्लाह आपको 95 प्लस ही मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो कल पिछली लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमें सिर्फ साइंस के बारे में चीजें पढ़ी थी। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स की डिफिनीशन भी हमने पिछले लेक्चर में ही देखेंगे, इस बार फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिजिक्स मैंने पिछले लेक्चर में जैसे कहा था कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स होता है स्टडी, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर। जो भी नेचर के जो भी लॉज हैं जिसे नेचर गवर्न करती है, उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उनको कहते हैं हम फिजिक्स। आप बचपन में आपने डिफिनीशन भी सुनी होगी, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर लॉज एंड देयर फिनोमेना। तो वही है, जहां पर भी नेचर लॉ की कोई भी फिनोमेना यूज होती है, उसकी स्टडी जब हम करेंगे उसको भी फिजिक्स कहेंगे। जैसे कि आप लाइट के बारे में चीज कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हो, और लाइट के बारे में, लाइट के फिनोमेना के बारे में, जैसे कि रिफ्रैक्शन के बारे में आप पढ़ रहे हो या रिफ्रैक्शन के बारे में आप पढ़ रहे हो, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें फिजिक्स है। तो फिजिक्स के अगर हम शॉर्ट एक डिफिनीशन लिखे, थोड़ी सी डिटेल डिफिनीशन, ये क्या लिखेंगे, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस या स्टडी ऑफ विजिलेंस विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर फिनोमिना एंड देयर देयर फिनोमिना फिनोमिना। ठीक है, अच्छा अच्छा बच्चा, फिजिक्स के दो प्रिंसिपल्स होते हैं, मेन दो प्रिंसिपल जिन पे फिजिक्स काम करती है, उसको कहते हैं, एक होती है हमारे पास यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन, और दूसरी जो हमारे पास होती है वो होती है हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन खतरनाक खतरनाक नाम नहीं है, बहुत आसान है, समझने भी बहुत आसान है, बहुत सारी चीजें बहुत ही आसान है। तो फिजिक्स के कितने प्रिंसिपल है, दो। तो इसके दो प्रिंसिपल्स है, टू प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स। ठीक है, एक का नाम है क्या है, यूनिफिकेशन, और दूसरे का नाम है रिडक्शन। तो पहले हम यूनिफिकेशन के बारे में देखेंगे, फिर हम रिडक्शन के बारे में देखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड, बहुत सारे बहुत आसान सी चीजें हैं, कोई रॉकेट साइंस इसमें है ही नहीं है। जैसे न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा उसके बाद चीजें अच्छी सी लगेगी और मजे भी लगेगी। तो यहाँ तक तो सारा थ्योरी पोर्शन ही है, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या है यूनिफिकेशन, क्या होता है। तो मैं बता चलो यूनिफिकेशन क्या होता है। जैसे कि फिजिक्स में, फिजिक्स का मेन जो प्रिंसिपल है वो यूनिफिकेशन है। बताता क्या है यूनिफिकेशन, बताता यूनिफिकेशन है जो फिजिक्स की बहुत सारी फिनोमिनाज है, उनको कुछ ही लॉज गवर्न करते हैं। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मतलब कि फिजिक्स के बहुत सारे फिनोमिनाज है और उसका एक ही लॉ उन सबको गवर्न करता है। मतलब कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल अगर हम ले लें ग्रेविटी, ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कितने फिनोमेना को ये गवर्न करता है। एक ही फिजिक्स का लॉ जो है, फ्यू लॉज ऑफ फिजिक्स एक्सप्लेन्स वेरियस फिनोमेना, कुछ ही लॉ फिजिक्स के बहुत सारे फिनोमेना को गवर्न एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या कहते हैं यूनिफिकेशन, क्या कहती है, पहले डिफिनीशन लिखते हैं फिर मैं समझा भी लेता हूं आपको। क्या, फ्यू लॉज of physics, few laws, physics ने few laws explains various phenomena, ठीक है। एक्सप्लेन में करता हूं कैसे होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल में ले लो, हम ले लेते हैं कौन सा, ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल ला, सबने पढ़ा भी होगा ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है, ग्रेविटेशन अब देखो कितनी चीजें को ये एक्सप्लेन करता है, एक ही ला कितने चीजों को एक्सप्लेन करता है। अगर हम देखें दो बॉडियों में जो अट्रैक्शन होती है आपस में, कोई भी दो बॉडी जिनमें अट्रैक्शन होती है, वो कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स।
अट्रैक्शन कौन करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो, एक बॉडी हम फ्री फॉल करें किसी बॉडी का, तो उस पे जो फोर्स लगता है वो कौन होता है? ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच लेती है। अब तीसरी चीज देखो, केपलर्स मोशन जो हम पढ़ते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? वो भी ग्रेविटी के रिलेटेड होते हैं। अब देखो, ये सारे फिनोमेना जो है, ये सारे फिनोमेना को कोई चीज एक्सप्लेन करती है, एक ही चीज एक्सप्लेन करती है, जिसका नाम है ग्रेविटेशन लॉ। जब बहुत सारे फिनोमेना को एक ही चीज एक्सप्लेन करती है तो उसको क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन। क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन एक प्रिंसिपल है किसका? फिजिक्स का, जो गवर्न करता है, जो कहता है कि कुछ ही लॉ जो है फिजिक्स के, कुछ ही लॉज एक्सप्लेन करे बहुत सारी चीजें। और फ्यू लॉज ऑफ फिजिक्स एक्सप्लेन्स वेरियस फिनोमेना। तो पहला था ये था क्या? ये कहता भी है, इट इज द प्रोसेस ऑफ यूनिफाइंग द वेरियस डिस्टिंक्ट लॉज। तो बहुत सारे लॉज जो है उनको यूनिफाई करता है इनटू सिंगल थ्योरी। तो उन सब को क्या एक सिंगल थ्योरी बना देता है, दैट एक्सप्लेन्स आर वैलिडिटीज ऑल डिफरेंट फिनोमेना, जो सारे फिनोमेना को वैलिडेट करता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द डाइवर्स फिनोमेना ऑफ नेचर आर एक्सप्रेस्ड इन फ्यू टर्म्स ऑफ लॉज एंड कांसेप्ट्स। क्या कहते हैं? जो भी दुनिया की, जो भी नेचर की जो फिनोमेनाज है, इस बड़े नेचर की जो फिनोमेना है, उनको कुछ ही लाज उनको क्या करते हैं? गवर्न करते हैं। ठीक है। तो एग्जांपल जो मैंने पहले ही बताया आपको, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन क्या करता है? फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स करता है, प्लैनेटरी मोशन करता है, और मोशन ऑफ मून एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करता है। दूसरी चीज क्या है हमारे पास? रिडक्शनिज्म। मैं समझाता हूँ, ऐसे नाम बहुत ही खतरनाक नाम है, लेकिन इतना इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान है। रिडक्शनिज्म क्या कहता है कि हमारे पास अगर क्या हो, रिडक्शनिज्म हमारे पास बता रहा है कि हमारे पास एक, मानो एक कार है, हमारे पास एक बड़ी सी कार है। अब इस कार के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। अब कह रहे हैं कि इस कार को पढ़ो आप। तो हम इसको डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, इस कार को हम डायरेक्ट इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे? इस गाड़ी को हम तोड़ेंगे तोड़ेंगे कि इसके हर एक पार्ट को अलग अलग से पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर अगर इसमें हम पढ़ें कि इसमें होता है इंजन। इंजन तो पहले हम पढ़ेंगे इंजन के बारे में, इंजन के बारे में, इंजन कैसे काम करता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम इसमें एक्सेल होता है, तो एक्सेल कैसे काम करता है। उसके बाद में इसमें डालते हैं पेट्रोल, तो पेट्रोल कैसे काम करती है। ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें गियर सिस्टम है, गियर सिस्टम है, वो कैसे काम करती है। ठीक है। इसके बाद इसमें आता है स्पीडोमीटर, होता है इस पे स्पीडोमीटर होता है, वो कैसे काम करता है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको अंडरस्टैंड होगी, तो कार के बारे में आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यानी कि जब भी कोई आपको सिस्टम दिया जाएगा, तो इस सिस्टम के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप उस सिस्टम के क्या करो? उस सिस्टम के हिस्से करो, यानी कि उसके पार्ट्स को पढ़ो, यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स को पढ़ो। जैसे कि आप कोई भी चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, कोई भी सिस्टम, इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट द सिस्टम, स्टडी अबाउट इट्स पार्ट्स, स्टडी अबाउट इट्स मॉलिक्यूल्स, स्टडी अबाउट इट्स पार्टिकल्स, जिससे वो बना हुआ है, उसको कहते हैं रिडक्शनिज्म। होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी क्या कहते हैं रिडक्शनिज्म हमारे पास क्या कहता है। यहाँ पर क्या कहता है रिडक्शनिज्म हमारे पास कहता है, अगर आपको किसी भी चीज, किसी भी बड़े कॉम्प्लेक्स के बारे में, किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बारे में आपको क्या चाहिए? डिटेल चाहिए, पढ़ना चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को पढ़ो। तो कैसे लिखेंगे हम? इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ बिगर और मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, if you want to know the properties, or to know the properties of system, if you want to know the properties of सिस्टम, तो अगर आपको किसी बड़े सिस्टम को नहीं लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लिखेंगे। इफ यू वांट टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, देन व्हाट यू हैव टू नीड, you have to do is, you have to you have to study about a simple constituent particles. You have to know, you have to know, ठीक है, सिस्टम, द प्रॉपर्टीज ऑफ इस सिंपलर सिंपलर पार्टिकल्स, यार सिंपलर पार्टिकल्स, ठीक है बच्चे।
यहाँ तक मुझे लगता है समझ आ गए हो कि अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज के बारे में पढ़ना है तो आप क्या करोगे, उसके पार्टिकल्स के बारे में पढ़ो। तो आपके फेमस एग्जांपल फिजिक्स में मिलेगी, वो बताते हैं हमारे केटीजी के बारे में, जो आप आगे चैप्टर पढ़ोगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अगर हमें गैस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें गैस के पार्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी हीट, उनके बारे में हर कोई चीज पढ़े, उनके बारे में प्रेशर पढ़ना चाहिए, तभी हमें गैस के बारे में, चीजों के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, अगर हमें गैस के बारे में कोई भी चीज पता करनी है तो हमें पहले क्या करनी है, हमें तो पहले उस गैस के मॉलिक्यूल्स को पढ़ना चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम कंप्लेक्स, यू नीड टू नो अबाउट the properties of its simpler particles of its simpler particles. Hope you understand reductionism. तो यही चीज यहाँ पर, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनटू सिंपलर पार्ट्स। बड़े इक्वेशन को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे ताकि हमें आसानी से समझ हो जाए। So the simpler equation are derived from the complex system from its constituent parts. The laws of physics can be applied to these systems. We understand the working of complex system. अगर हमें छोटे छोटे सिस्टम के बारे में हमें पता चल गया तो हमें कम्प्लेक्स चीज के बारे में खुद ही पता चल जाएगा। तो एग्जांपल है, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर सिस्टम में अगर हम टेम्परेचर कैसे कम हो जाता है, जैसे कि अगर हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को कम करें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को कम करें। तो ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, केटीजी में आराम के साथ पढ़ेंगे, वो इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है, एग्जांपल केटीजी। ठीक है, तो हमने दो चीजें यहाँ पढ़ी, कौन कौन सी, एक पढ़ी है प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, दो है, एक है यूनिफिकेशन, दूसरे रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन क्या बताते हैं, फ्यू लॉज ऑफ फिजिक्स, फ्यू लॉज एक्सप्लेन various phenomena. दूसरा reductionism, if you want to know about a complex system, try to know it as simpler particles. When you know about the simpler particles, then you will also understand the complex system. Okay, hope you understand from here. दूसरा हमारे पास यहाँ होता है स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप क्या, पहले एक्साइटमेंट देखते हैं, फिर स्कोप ऑफ फिजिक्स भी देख लेते हैं। एक्साइटमेंट क्या होती है, जहां हमें फिजिक्स आउट ऑफ बॉक्स लगती है कि चीजें कहाँ कैसे हो जाती है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है हमारे, देखो हमारे घर में टेलीविजन लगा हुआ है। अच्छा, कल ही देख रहे हैं हमने, जो हमारा मैच चल रहा है, कि फुटबॉल का मैच अभी कहाँ चल रहा है, कतर में चल रहा है फुटबॉल का मैच, लेकिन हम कहाँ देख रहे हैं, घर में देख रहे हैं। वहां वो किक करता है बॉल को, हम यहाँ देख रहे हैं, वो फुटबॉल को किक करता है, हम यहाँ घर में देख रहे हैं। ये कैसे होता है, लाइव ट्रांसमिशन ऑफ टीवी के जरिए से हो रहा है, लाइव ट्रांसमिशन के जरिए होता है। यहाँ पर हमारी अक्ल जो है ना, खामोश रहती है कि ये कैसे होता है। तो दिस इज द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, कैसे हो जाती है ये सब चीजें। दूसरा हम देख रहे हैं आज सुपर कंप्यूटर्स कितना काम करते हैं। सुपर कंप्यूटर जो हमारे पास है वो कितना काम करते हैं, हमारे मौसम की जानकारी दे देते हैं। कौन देते हैं, सुपर कंप्यूटर्स। हर किसी चीज के बारे में एक्यूरेटली मेजरमेंट करते हैं, या हमारी जो दिमाग है एक्साइट हो जाता है। ठीक है, पता पता नहीं चलता कैसे होता है। तीसरा हमारे पास होता है रोबोट्स। रोबोट्स देखो कि आजकल कितने काम करते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग में आप देखो रोबोट्स कैसे काम करते हैं, खुद ही कार को असेंबल करते हैं, डिसेंबल करते हैं। ठीक है, और तीसरा हमारे पास आता है चौथा लेजर्स। अब देखो आजकल लेजर्स कितना खतरनाक चीज बन के सामने आ रही है। हमारे पास जो ऑपरेशन हो रहे हैं अब बिना कटिंग के ऑपरेशन होता है, बिना ओपन सर्जरी के हो जाती है, लेजर से होकर अंदर से कुछ नहीं होता। तो ये लेजर, ये सब चीजें क्या है, ये सब एप्लीकेशन है फिजिक्स की, जिसे हमारा हमारा जो दिमाग है खामोश रहता है। ठीक है, तो एक्साइटमेंट कहाँ कहाँ होती है फिजिक्स की, क्या लाइव ट्रांसमिशन ऑफ टेलीविजन हो, जब लाइव होती है वहां पर हमारी एक्साइटमेंट हो जाती है। दूसरी क्या होती है हमारे पास, कंप्यूटर्स, ये सुपर कंप्यूटर्स आप लिख सकते हो, सुपर कंप्यूटर्स मौसम की जानकारी देते। ठीक है, तीसरा हम देखें यूज ऑफ रोबोट्स। अब देखो कार मैन्युफैक्चरिंग में ये कितना काम आते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग आज सारा काम रोबोट ही करते हैं। ठीक है, और चौथा हमारे पास लेजर्स होते हैं। क्या होता है, इनसे सर्जरी होती है, बिना कटिंग के सर्जरी होती है। तो ये सब क्या होता है, एक्साइटमेंट। किसकी एक्साइटमेंट, फिजिक्स की एक्साइटमेंट। अब स्कोप ऑफ फिजिक्स देखो, फिजिक्स का जो स्कोप है, फिजिक्स के स्कोप के बारे में हम पता करें तो फिजिक्स के स्कोप को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक होता है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, और दूसरा है हमारे पास यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक।
Microscopic scope of physics is divided into two classifications. One is called a microscopic and second is called a macroscopic. ठीक है, अब देखिए पहले हम देख लेते हैं माइक्रोस्कोपिक चीजें में हमारे पास क्या आती है। माइक्रोस्कोपिक हमारे पास फिजिक्स जो माइक्रोस्कोप में क्या क्या माइक्रोस्कोपिक चीजों में हमारे पास क्या बताता है। तो आप अगर आपको पता ही होगा फिजिक्स का एक बहुत बड़ा सिस्टम जो है वो होता है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम क्वांटम फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स बच्चों ये सारी चीजें तो आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे क्वांटम फिजिक्स के बारे में, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक में भी बहुत सारा डील करता है। कौन? हमारा फिजिक्स। जैसे कि इंफॉर्मेशन अबाउट द एटम, एटम के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो कहां से लेंगे? क्वांटम मैकेनिक्स से। ठीक है, वो हम हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में कौन बताता है? क्वांटम फिजिक्स। हमें न्यू न्यू चीजें पता चली, कौन सी? क्रॉक्स चल गई पता, कहां से आ गई? क्वांटम फिजिक्स से। हमें एंट न्यूट्रिनोज पता चली, कहां से पता चली? क्वांटम फिजिक्स से। एंटी न्यूट्रिनोज कहां से पता चली? क्वांटम फिजिक्स से। ठीक है, ये सब चीजें कहां से आती है? लेप्टॉन्स हमें कहां से पता चली? क्वांटम फिजिक्स। तो ये सारी स्टडी जो हम करते हैं ये हम क्वांटम फिजिक्स में करते हैं। और यहाँ क्वांटम फिजिक्स में शाबाश क्या है, जो हमारे पास ओल्ड फिजिक्स है, एंशंट फिजिक्स है, वो लॉज यहाँ गवर्न नहीं करते, इनके अपने लॉज होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है इसी का क्या होता है? न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियस के बारे में पता चला, जैसे कि एटॉमिक बम, उनके बारे में कौन बताना चाहता है? हमें कौन बताता है? माइक्रोस्कोपिक चीजें। ठीक है, अब लाइट जो हमारे पास ट्रैवल करती है वो किस उसके भी पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जिससे वो ट्रैवल करते हैं, जिनको हम कहते हैं फोटॉन्स। तो उसके बारे में हम कब पढ़ते हैं? कौन हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? माइक्रोस्कोपिक। तो फोटॉन, स्टडी अबाउट फोटॉन्स, वो कौन देता है हमें? माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, ऐसे हमारे पास होता है कौन है? मैक्रोस्कोपिक। जो चीजें हम लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल चीजें जो होती है वो माइक्रोस्कोपिक है। अब आप देखोगे वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप, देखोगे टेलीस्कोप, टेलीस्कोप उसको आप छू भी सकते हो और पता भी है टेलीस्कोप से क्या 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 हम कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आते हैं। अच्छा, हमने हाल ही में हबल टेलीस्कोप हमारे स्पेस में है। ऐसे स्पेस की इतनी अच्छी सी चीजें लेके हमारे पास आ जाती है। हबल टेलीस्कोप हमारे पास है। हबल टेलीस्कोप, इतनी सारी अच्छी चीजें हमारे पास, अच्छे फोटो स्पेस के बारे में और इंफॉर्मेशन सामने आ जाती है। वो कैसे आ जाती है हमारे पास? माइक्रोस्कोप के जरिए आ जाती है। तो इसमें हम 11th में माइक्रोस्कोप में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, यानी कि मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, 11th में माइक्रोस्कोप में हमारे पास है मैकेनिक्स, जो हमारा दूसरा तीसरा टॉपिक चैप्टर ही है मैकेनिक्स। ठीक है, 11th में माइक्रोस्कोप में और एक चीज पढ़ेंगे हम, जिसको कहते हैं हम थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स डायनामिक्स, ये क्या मैकेनिक्स किसके बारे में बताता है? हमारे मोशन के बारे में। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन है। कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन, इफेक्ट ऑफ मोशन। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताता है हमारे पास, हीट एंड टेम्परेचर के बारे में बताता है, हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, ये सब चीजें हमारे पास आ जाती है। और क्या आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है, ऑप्टिक्स आता है, ये सब माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं। इसमें रिफ्रैक्शन आता है, मिरर आता है, लेंस आता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ आती है। और क्या आती है हमारे पास? यहाँ ऑप्टिक्स आती है हमारे पास, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें आती है माइक्रोस्कोपिक चीजें में, मैक्रोस्कोपिक चीजें में, और ये सब चीजें आती है माइक्रोस्कोपिक। इतना स्कोप है किसका? फिजिक्स का। फिजिक्स का ये सारा स्कोप है, किस चीज का? फिजिक्स का। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का बाकी जो साइंस है उसके साथ क्या रिलेशन है। अभी हम पढ़ने वाले हैं पहले फिजिक्स इन रिलेशन विद केमिस्ट्री। फिजिक्स के रिलेशन क्या है केमिस्ट्री के साथ? अब देखो, आप फिजिक्स के रिलेशन एक डायरेक्ट रिलेशन है केमिस्ट्री के साथ। अब हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं फिजिक्स में। लेकिन ये कहां से आता है? ये केमिस्ट्री से आता है, ये केमिस्ट्री से आता है। हम पढ़ते हैं बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ते हैं, ये कहां से आता है हमारे पास? ये बॉन्डिंग के बारे में हमें कौन इंफॉर्मेशन देता? केमिस्ट्री देती। एटॉमिक नंबर्स हम पढ़ते हैं, वो कौन बताता हमें? केमिस्ट्री बताती है। एटॉमिक नंबर्स, मास नंबर्स, वो कम बताती है हमें? केमिस्ट्री बताती है। ठीक है, हम यहां पर डिफ्रैक्शन में एक्सरे का हेल्प ले लेते हैं, एक्सरे का हेल्प ले लेते हैं किसमें? डिफ्रैक्शन में। वो एक्सरे किसकी स्टडी है? वो हमारे पास किसकी है? केमिस्ट्री की स्टडी है। ठीक है, समझ आ रहा है यहां तक?
ये सब एक्सप्लेन जो है, ये सब चीजें एक्सप्लेन करते हैं, केमिस्ट्री की चीजें हैं हम, ये हमने फिजिक्स वजह से एक्सप्लेन करती है ये सब चीजें। कहां पर? केमिस्ट्री में ये सब चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। अगर हम और सब चीजें देखें, अदर साइंस के बारे में देखें, तो फिजिक्स, अगर हम बायो साइंस में देखें, बायो साइंस यानी कि बायोलॉजी में देखें, बायोलॉजिकल साइंस में अगर हम देखें, तो यहाँ पर फिजिक्स क्या क्या चीजें कर सकती है। देखो हमारे पास अभी हमारे पास क्या देख रहे हो? माइक्रोस्कोपिक चीजें। माइक्रोस्कोप जो है कितनी बड़ी अचीवमेंट है फिजिक्स की, जिसकी वजह से हम कौन से बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। बैक्टीरिया के बारे में इंफॉर्मेशन हमें पास मिल जाती है, हमारे पास ब्लड सेल्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ब्लड सेल्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आरबीसी की इंफॉर्मेशन हमारे पास मिल जाती है। हमने एक्स रेज का इजाद किया है फिजिक्स में, वो हम कहाँ से इस्तेमाल करते हैं? फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं। बोन स्ट्रक्चर्स के बारे में, बोन स्ट्रक्चर्स की फोटोग्राफी के बारे में इस्तेमाल करते हैं। हमें पता चल जाता है कि बोन में कहाँ फ्रैक्चर हुआ, बोन में कहाँ फ्रैक्चर हुआ है, वो किसकी इजाद है? वो फिजिक्स की इजाद है। और इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम? इस्तेमाल कहाँ करते हैं? फिजिक्स में इस्तेमाल, बायो में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन है, फिजिक्स की क्या है? इनोवेशन है, जो बायो में हम इस्तेमाल करें, बायोलॉजिकल साइंस में इस्तेमाल करें। ऐसे हमारे पास आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। यहाँ पर हमने टेलीस्कोप्स इजाद की है, टेलीस्कोप्स के जरिए हमारे पास पूरी डिटेल, जो फुल डिटेल्स हमें हमें आज पता है यूनिवर्स की। वो हमें कैसे पता चली? टेलीस्कोप के जरिए। अभी हाल हाल में हमने नए टेलीस्कोप्स लॉन्च कर रहे हैं। अभी रॉकेट साइंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो किस पे दारमदार करती है? वो सारी जो है होली डिपेंड्स अपॉन द फिजिक्स, अभी हम अभी हम जो मार्स मिशन कर रहे हैं, वो कैसे किया हमने मार्स मिशन? वो वो कैसे वो कैसे हमारे पास आया मार्स मिशन? वो सारा जो है वो फिजिक्स की वजह से एवरीथिंग इज अबाउट द फिजिक्स। ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास फिजिक्स में। अच्छा, फिजिक्स के अब कुछ फंडामेंटल फोर्सेस है। देयर आर 4 फंडामेंटल फिजिक्स फोर्सेस ऑफ फिजिक्स। नेचर में जो भी फंडामेंटल फोर्सेस है, उनके बारे में हम अब बात करेंगे आज। ठीक है। तो हमारे पास जो मेन 4 फोर्सेस है, वो है एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तीसरा हमारे पास आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और लास्ट वाला जो हमारे पास है, वो है कौन सा वाला? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। दीज आर द फोर फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर फोर्सेस ऑफ नेचर। तो इसके अलावा जो भी फोर्सेस होंगे वो इन्हीं का टाइप होगा, जो भी फोर्सेस हम पढ़ेंगे वो इन्हीं का। ये तो मेन फंडामेंटल फोर्सेस है किसके? नेचर के। ठीक है। इन्हीं पे पूरा नेचर जो है वो दारोमदार करता है। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। पढ़ा भी होगा आपने किसके बारे में? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ चीजें तो आपको पता भी होगी कि ये जो है अट्रैक्शन फोर्स है, एफ इज इक्वल टू जी। आपने पढ़ा भी है एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जो भी दो बॉडी के बारे में, किसी भी दो बॉडी के बारे में जो भी अट्रैक्शन होती है, वो ड्यू टू किसकी वजह से होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। तो ग्रेविटेशनल टेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखेंगे तो ये क्या है? पहले ही हमें पता चला कि ये है अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है। ये क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स। अब देखो, एक सन और एक मून में, या एक अर्थ और मून में जो आपस में अट्रैक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इनमें डिस्टेंस कितना है? बहुत ज्यादा। तो ये जो फोर्स है, इसकी रेंज जो होता है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है। इस रेंज कितनी है इसकी? इनफाइनाइट। रेंज इसकी इनफाइनाइट। ठीक है। तो ये क्या होता है एक्चुअली? फोर्स बिटवीन टू टू बॉडीज। ठीक है। जिनके पास क्या हो? मास हो, जिनके पास मास हो। दिस इज द
force, it is due to mass of two bodies, ठीक है। और हर किसी ऑब्जेक्ट पे ये ऑपरेट होता है, ऑपरेट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स, ऑपरेट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स। अब इसकी रेंज भी बहुत ही वीक होता है, ये होता है बहुत ही वीक, इट इज ए वीक फोर्स, बहुत ही वीक होता है। और इसकी रेंज जो होती है वो होती है 10⁻⁻38, किसके कंपैरिजन में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। टाइम इज एज कंपेयर्ड टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। चलो दूसरा हमारे पास कौन आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो दूसरे वाले क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों होता है, कैसे होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ये होता है चार्जेस की वजह से, इट इज ड्यू टू द चार्जेस, ड्यू टू द ड्यू टू द चार्जेस। ये क्यों होता है, चार्जेस की वजह से। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल भी हो सकता है, क्योंकि चार्जेस या तो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव हमेशा रिपल करेंगे। तो ये क्या हो सकते हैं, ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो बोथ हो सकते हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। इसकी भी रेंज क्या है, इसकी भी रेंज इनफाइनाइट है, ठीक है। रेंज जो इसकी है इनफाइनाइट, रेंज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये कितना है, ये 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, टाइम्स स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, देन ग्रेविटेशनल फोर्स। बट याद रख लेना ये 10⁻⁻2 टाइम्स वीकर है किसी न्यूक्लियर फोर्स से, ठीक है। बट 10⁻⁻2 टाइम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो नंबर वन पे ये स्ट्रेंथ की वजह से ये नंबर टू पे आता है, नंबर वन पे आता है कौन सा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे कौन सा, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये एक्चुअली में न्यूक्लियस की वजह से होता है या न्यूट्रिनोज की वजह से होता है। इसमें बीटा डिके होता है और ये तभी व्यू हो जाता है, तभी ये सामने आता है, अपीयर होता है जब बीटा डिके होती है। हाँ, अपीयर्स 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 ड्यू टू बीटा डिके, बीटा डिके। ये किस में हो जाता है, ये एक्चुअली में किन में होता है, न्यूट्रिनोज की वजह से होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से हो जाता है, ठीक है। ऑपरेट्स विद इन न्यूक्लियस, ऑपरेट्स विद इन न्यूक्लियस, विद इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लाइक अगर हम देखें तो न्यूट्रिनोज की वजह से, न्यूट्रिनोज, ठीक है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज, इसकी रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर्स। और ये 10⁻⁻13 टाइम्स, 10⁻⁻13 टाइम्स, ठीक है, दैट ऑफ, देन दैट ऑफ किसके बराबर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लास्ट में पढ़ेंगे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब हमने क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को ही बेस बनाया है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या मानते हैं, 1। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ मानते हैं 1। ये दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स,
दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स यही है। दूसरा कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा कौन है हमारे पास? वीक न्यूक्लियर फोर्स। चौथा है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर से मैं रिपीट करता हूं, पहले सबसे स्ट्रांग स्ट्रांग फोर्स कौन है? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये किस में होता है? ऑपरेट्स ऑपरेट्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के बीच में होता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, याद रख लेना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये भी हो सकता है अट्रैक्टिव और रिपल्टिव, रिपल्सिव, मे बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, दोनों हो सकते हैं। अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। और ये क्या होता है? वेरी शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ठीक है, समझ आया? तो यही था, सारे फिजिक्स में यही था हमारे पास। ठीक है, तो फिजिक्स वर्ल्ड यहाँ पर खत्म होता है। फिजिक्स वर्ल्ड में क्या था हमारे पास? डिफिनीशन ऑफ फिजिक्स थी हमारे पास, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स थी हमारे पास, फिजिक्स की रिलेशन। ठीक है, एक्साइटमेंट भी पढ़ी हमने, एक्साइटमेंट भी, स्कोप भी पढ़ा हमने। तो फिजिक्स इन रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट्स हमने पढ़ा, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा हमने, एस्ट्रोनॉमी के बारे में हमने पढ़ा, और बायो के बारे में हमने पढ़ा, और चौथा और लास्ट फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर के बारे में हमने पढ़ा। विद दिस, ये जो आपका चैप्टर है पूरा थ्योरेटिकल वाला चैप्टर, ये खत्म हो रहा है। तो कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जिसमें हमें मजा आएगा पढ़ने में। उसमें थोड़े एंट्री हो जाएगी न्यूमेरिकल्स की भी, और आपको भी मजा आएगा बहुत पढ़ने में। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस, होप यू लाइक दिस लेक्चर। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और शेयर भी करें इन वीडियोस को, लाइक शेयर करें इन वीडियोस को। और हर अल्टरनेट डे पे आपको एक एक वीडियो मिलती ही जाएगी। और आप हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपका पूरा सिलेबस जो है खत्म करने वाले हैं। तो थैंक्स वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग विद अस।